आप सबका इस विशेष सत्र में स्वागत है। आज मैं सिविल सेवा में चौथे पेपर के रूप में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड की चर्चा करूंगा, जिसे हिंदी में नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि मुख्य परीक्षा में 1250 नंबर का जो पेपर है वह जीए से संबंधित है। 500 नंबर का पेपर आपके ऑप्शनल पेपर से संबंधित है और जो 1250 नंबर का पेपर है 1250, इसमें निबंध 250 मार्क्स का है और जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पेपर भी है ये सब 250 मार्क्स के हैं, जिसमें चौथे पेपर में एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड की चर्चा होती है और आज हम लोग इसी चीज की चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे कि ये जो पेपर है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता का, ये पेपर निबंध में बहुत सहायक है और साथ ही साथ इसका लाभ आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में भी कई जगहों पर मिलता है। और इसके अतिरिक्त अगर आपका पेपर 4 तैयार है तो इंटरव्यू में भी लगभग प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसका संबंध इस टॉपिक से है, इस पर्टिकुलर प्रश्न पत्र से। तो इस प्रश्न पत्र को ठीक से तैयार करें। अगर आप पिछले वर्षों के मार्किंग पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन चारों पेपरों में, यहां के शुरू के 4 पेपर जो जीएस के सीधे सीधे बनते हैं, इसमें सबसे अधिक मार्किंग जो है इस पेपर 4 में हो रही है और अंतिम रूप से सिलेक्शन में आने में इसकी प्रबल भूमिका है। रैंक निर्धारण में इसकी भूमिका प्रबल रूप से स्थापित हो रही है। तो आज हम इन 3 शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे, एक ओवरऑल सिलेबस को भी जान लेंगे। इस क्रम में सिलेबस में ध्यान रखेंगे कुल मिलाकर 8 टॉपिक्स हैं और ये हेडिंग है इस पूरे पार्ट्स का, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और तीसरा जो पार्ट है वह है अभिक्षमता। और कुल मिलाकर 8 टॉपिक से 8वां टॉपिक केस स्टडी से संबंधित है। केस स्टडी से संबंधित 8वां टॉपिक है। आप सबको मैं सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको 8वां टॉपिक जानने में, पढ़ने में आसानी रहे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में वो उपलब्ध हो जाएगा। आप क्लियर है? मैं पहले इन तीनों शब्दों को समझाने का प्रयास करता हूं और इस क्रम में हम पूरे विषय वस्तु का एक संक्षेप में सर्वेक्षण कर लेंगे। ध्यान रखेंगे पहला टॉपिक और जो 5वां टॉपिक है उसमें इथिक्स और फिलॉसफी की भूमिका दिखाई देती है। टॉपिक नंबर 2, 3 और 4 इसमें सोशल साइकोलॉजी की भूमिका दिखाई देती है और टॉपिक नंबर 6 और जो 7 है इसमें पब्लिक एड की भूमिका दिखाई देती है। यानी कि जो पेपर बना हुआ है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता का, इसमें तीन विषय वस्तु संबंधित प्रश्नों की स्थिति दिखाई देती है और तीनों के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। पब्लिक एड का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो लोक प्रशासन जिसे हम करते हैं, सोशल साइकोलॉजी के भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से संबंधित बातें हैं और इथिक्स और फिलॉसफी से भी कुछ प्रैक्टिकल भी है, कुछ थ्योरेटिकल भी है इस पर्टिकुलर पार्ट में। ध्यान रखेंगे, सिलेबस को देखेंगे तुरंत स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा जो पार्ट है वह एटीट्यूड का पार्ट है। तीसरे नंबर के टॉपिक में हमें एप्टीट्यूड पढ़ना है। चौथे नंबर के टॉपिक पे इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ना है और टॉपिक नंबर जो 5 है इसमें हमें इथिकल थिंकर्स और फिलोसोफर पढ़ना है। टॉपिक नंबर 5 में 6 और 7 में कई सारे टॉपिक्स जो पब्लिक एड से डायरेक्टली कनेक्टेड है उनसे संबंधित अध्ययन करना है। और पहले वाले में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है, नीति शास्त्र का आयाम क्या है, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के परिणाम क्या है, मूल्यों को बढ़ावा देने में परिवार की भूमिका, समाज की भूमिका, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका क्या है, दार्शनिकों इसमें सामाजिक सुधारकों का क्या योगदान है,
नेताओं का, ग्रेट लीडर्स का क्या योगदान है, इन सब का अध्ययन हमें पहले टॉपिक के अंतर्गत करना है। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत के क्रम में इन 3 शब्दों को समझते हैं। इथिक्स क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है और अभिक्षमता क्या है। और सातों जो टॉपिक्स हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्हीं 3 शब्दों से जुड़े हुए हैं। और केस स्टडीज में भी इन्हीं चीजों को आपको लिखना होता है और बहुत ही प्रैक्टिकल पार्ट है केस स्टडी, जीवन के अनुभव से भी संबंधित है। देखो, जो नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र विषय को समझने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी में इसको एथिक्स कहते हैं, एथिक्स। नीति शास्त्र एक नियामकीय विज्ञान है, एक विज्ञान है, नियामकीय विज्ञान, ध्यान करेंगे, विज्ञान है। एक नॉर्मेटिव साइंस इसको बोलते हैं। जनरली विज्ञान उसको कहा जाता है जहां किसी क्षेत्र विशेष का सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाए। जैसे जीव विज्ञान, जीवों का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड, एरिया लिमिटेड होता है, उसका वह व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करता है। जैसे भौतिक विज्ञान भौतिक तत्वों का अध्ययन करता है, एरिया फिक्स हो गया, व्यवस्थित अध्ययन। रसायन विज्ञान में रसायनों का अध्ययन किया जाता है। नीति शास्त्र भी एक विज्ञान है, इसमें हम लोग, इसका भी एरिया फिक्स है, इसमें मानव आचरण का अध्ययन करते हैं। किसका? मानव के आचरण का, कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो यह भी एक विज्ञान है, ध्यान रखना। इसका भी एक एरिया फिक्स है। इसमें हम पशु पक्षियों के क्रियाकलापों का अध्ययन नहीं करते हैं, मानव के आचरण का अध्ययन करते हैं, व्यवस्थित अध्ययन करेंगे, नाना प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो इसका भी एरिया फिक्स है। परंतु ध्यान रखना, विज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक वर्णनात्मक विज्ञान होता है, डिस्क्रिप्टिव साइंस होता है, दूसरा नॉर्मेटिव साइंस होता है, नियामकीय विज्ञान होता है। तो नीति शास्त्र वर्णनात्मक विज्ञान न होकर नियामकीय विज्ञान है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सारे जो विज्ञान है ये वर्णनात्मक विज्ञान है। जो जैसा है उसका उसी प्रकार से वर्णन करते हैं, एज इट इज डिस्क्राइब करते हैं। ये तथ्यात्मक जानकारी देते हैं। हमेशा वर्णनात्मक विज्ञान में है से स्टेटमेंट खत्म होता है, क्या है, ये बातें आप देखोगे। विज्ञान की सारी पुस्तकें पढ़ डालोगे, कहीं चाहिए शब्द प्रिंट नहीं दिखाई देगा। ये ध्यान करना। इन 2 रसायनों को मिलाएंगे, ये रसायन का निर्माण होता है में इज में स्टेटमेंट आता है। जबकि नीति शास्त्र में हम किसी चीज का हूबहू अध्ययन न करके चाहिए में अध्ययन करते हैं, क्या होना चाहिए। जैसे मानव का आचरण कैसा होना चाहिए, और इस क्रम में हम कुछ मानदंडों की बात करते हैं, कुछ ग्राउंड्स की बात करते हैं, कुछ यार्ड स्टिक्स की बात करते हैं, कुछ मानकों की बात करते हैं, जिसके आधार पे हम यह निर्धारित करते हैं कि मानव का कौन सा आचरण उचित है, कौन सा आचरण अनुचित है, मानव को कौन सा आचरण करना चाहिए, कौन सा आचरण नहीं करना चाहिए। तो हम नीति शास्त्र, जो नीति शास्त्र है वह विज्ञान है, क्योंकि इसका एरिया फिक्स है, उसका व्यवस्थित अध्ययन है। किसका अध्ययन होता है? मानव के आचरण का। परंतु हम है में नहीं करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि राम ईमानदार है। हम ये कहेंगे राम को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उसे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। चाहिए की बात आती है एथिक्स में, और उसके कुछ न कुछ ग्राउंड होंगे। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये चाहिए शब्द कहां पे आएगा? एथिक्स में। ये नियामकीय विज्ञान है। जबकि वर्णनात्मक विज्ञान में हमेशा जो जैसा है वैसा वर्णन करते हैं। जैसे हम कहें राम लंबा है, तो ये तथ्यात्मक हो गया, ये ध्यान रखना, ये तथ्यात्मक वर्णन हो गया। राम 6 फीट लंबा है, राम मोटा है, हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। बट राम को ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना चाहिए। ये सारी बातें नियामकीय विज्ञान का पार्ट हो जाता है, और हम यही काम करते हैं नीति शास्त्र में। देखो, और सारे जो शास्त्र हैं वो केवल ज्ञान देते हैं। इतिहास हो, भूगोल हो, ये जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जितने ज्ञान, ये सब ज्ञान प्रदान करते हैं।
कोई हमें विषय ये ज्ञान नहीं देता है क्या करना चाहिए और जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान देता है कौन? तो इथिक्स हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हम में से अधिकांश लोगों ने कभी विधिवत रूप से इथिक्स की पढ़ाई नहीं की है। इथिक्स की तुलना कई बार आहार से की जाती है। कई बार हम कोई गलत भोजन कर लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तब लगता है ये भोजन नहीं करना चाहिए। ठोकर खाते अकल आती है। जीवन में भी हम कई कर्म ऐसा करते हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं है। जब कर्म करते हैं बाद में चोट लगती है, हमें लगता है ऐसा कर्म उचित नहीं है, ये कर्म नहीं करना चाहिए। इथिक्स का ज्ञान रहेगा तो कम से कम आपको ये तो ज्ञान रहेगा ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। उचित अनुचित का ज्ञान प्रदान करता है कौन? इथिक्स का अध्ययन। तो इथिक्स में हम मानव आचरण को उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण करते हैं। उचित या अनुचित, हम यह बताते हैं कि मानव का कौन सा आचरण उचित है, कौन सा आचरण अनुचित है। उचित का मतलब मानव को कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। ये चाहिए में चलता है। उचित मतलब करना चाहिए, अनुचित मतलब नहीं करना चाहिए। तो नीति शास्त्र में नीति शास्त्र एक नियामकीय विज्ञान है जिसमें हम मानव आचरण का उचित या अनुचित के रूप में मूल्यांकन करते हैं कि मानव को कौन सा कर्म करना चाहिए, मानव को कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। आज इसकी विवेचना बहुत जरूरी है। एक प्रशासनिक अधिकारी को कौन सा कर्म करना चाहिए, उसे घूस नहीं लेना चाहिए। कौन सा कर्म करना चाहिए, उसे जनहित में कार्य करना चाहिए, उसे लोक निधि का सदुपयोग करना चाहिए, ये सुनो, उसे भाई भतीजावाद नहीं करना चाहिए, उसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये चाहिए की बात होती है। तो मानव का कौन सा आचरण उचित है, यानी कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, यह विवेचना होती है कहां पे? एथिक्स में। ध्यान करना। और जब हम उचित अनुचित की बात करते हैं, जैसे मान लो आपने कोई कर्म किया और मैंने कहा आपका कर्म अनुचित है, आपको यह कर्म नहीं करना चाहिए, तुरंत आप सवाल उठाओगे किस आधार पे आपने यह कहा कि मुझे यह कर्म नहीं करना चाहिए। तो इथिक्स में कई प्रकार के हम आधारों की चर्चा करते हैं, मानकों की चर्चा करते हैं, ग्राउंड्स की चर्चा करते हैं, जिसके आधार पर हम यह निर्धारित करते हैं कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है। जैसे मान लो अगर आप उपयोगितावाद का समर्थन करते हो, कई अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग आधार दिए हैं। तो उपयोगितावाद यूटिलिटरिज्म यह कहता है कि जिस कर्म से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिलता है वह कर्म उचित है, जो इसमें बाधक है वह कर्म अनुचित है। तो एक ग्राउंड मिला, एक आधार मिला, उपयोगितावाद देता है कौन सा कर्म उचित है, जिससे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले, वह काम करना चाहिए, वह कर्म उचित है, और जो इसमें बाधा पहुंचाए वह अनुचित है, उसे नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे दार्शनिकों ने अलग अलग प्रकार के ग्राउंड बताए। जैसे गांधी से पूछो तो गांधी सर्वोदय की बात करते हैं, जिस कर्म से सबका उदय हो रहा तो हम उस कर्म को अच्छा कहेंगे, उचित कहेंगे। ये सुनो, जो अगर आप बात करोगे प्रैग्मेटिस्ट लोगों से तो एक अलग ग्राउंड देंगे। वो लोग कहेंगे जिस कर्म को करने से फायदा हो रहा हो वही कर्म उचित है, मतलब जो इस कर्म से लाभ हो जाए वही कर्म उचित है। एक ग्रुप ये मानता है, अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग प्रकार के मानदंडों को प्रस्तुत करता है। इसी क्रम में हम नाना प्रकार के नैतिक विचारकों का, सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। तो कोई यदि पूछे कि इथिक्स में क्या होता है, इथिक्स की विषय वस्तु क्या है, तो कहोगे मानव का आचरण। पूछा जाए क्या करते हैं इथिक्स में हम, तो बोलोगे इथिक्स में हम यह डिसाइड करते हैं कौन सा कर्म मानव का उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है। पूछा जाए उचित अनुचित का मतलब है कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म, इस बात की विवेचना कहां पर? इथिक्स में। और किस आधार पर उचित अनुचित का निर्धारण हो, इसकी भी चर्चा हम कहां पे? इथिक्स में। इथिक्स के कई सारे ब्रांचेज हैं, वो डिटेल से देखेंगे। शुरुआत में केवल इतना ध्यान रखो कि इथिक्स में हम मानव के आचरण का मूल्यांकन करते हैं कुछ आधारों पे, कुछ ग्राउंड्स पे, कुछ यार्डस्टिक्स के आधार पर। ये डिसाइड करते हैं मानव को कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म। ये विवेचना किसी भी अन्य सब्जेक्ट में नहीं होती है। इथिक्स में, इथिक्स फिलॉसफी का पार्ट है।
जिस बात में हम विवेचना करते हैं कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं, हम मूल्यांकन करते हैं मानव के कर्मों का। तो एक प्रकार से हमें अच्छे कर्म करने का रास्ता भी बताता है, ज्ञान भी देता है, ये अच्छा कर्म है और कैसे करो ये भी गाइडेंस मिलता है हम एथिक्स पढ़ने से। तो ये पहला पार्ट था एथिक्स का, जिसको हमने संक्षेप में देखा। हम एथिक्स में क्या करते हैं, नीति शास्त्र में क्या करते हैं, मानव के आचरण का मूल्यांकन करते हैं। अगर हम नीति का शाब्दिक अर्थ देखें भारतीय परंपरा में, तो नीति का शाब्दिक अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी फॉरवर्ड। कोई पूछे नीति का शाब्दिक अर्थ बताओ, इटिमोलॉजिकल मीनिंग बताओ, तो आप कहोगे नीति मतलब ले जाना। सवाल है किसको ले जाना, तो मानव के आचरण को ले जाना। मानव के आचरण को कहां ले जाना, ले जाना किसको ले जाना, तो मानव के आचरण। कहां ले जाना, मानव के आचरण को कहां ले जाना, कर्तव्य के पथ पर। कर्तव्य के पथ पर कैसे ले जाना, अब ले, नीति का तो शाब्दिक अर्थ हो गया ले जाना, अब इसके कितने संदर्भ है ले जाने के। किसको ले जाना, मानव के आचरण को। कहां ले जाना, कर्तव्य के पथ पर ले जाना, मूल्य के पथ पर ले जाना। कैसे ले जाना, ज्ञान प्रदान करना, उचित अनुचित का ज्ञान प्रदान करके, उचित अनुचित का ज्ञान प्रदान करके। ये ज्ञान प्रदान करता है कि देखो ये उचित है और ये अनुचित है। और सवाल है क्यों ले जाना, क्यों मानव के आचरण को कर्तव्य के पथ पर ले जाए, क्यों ले जाना, इसलिए ले जाना ताकि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित हो सके। आज सबसे बड़ी टक्कर इन दोनों हितों में हो रही है, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित। आप सार्वजनिक हित भी लिख सकते हो, व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित में सामंजस्य स्थापित हो सके और सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो सके। तो अगर कोई पूछे नीति का मतलब बताओ, तो आप बताओगे नीति मतलब ले जाना, मानव के आचरण को ले जाना। कहां ले जाना, कर्तव्य के पथ पर ले जाना। कैसे ले जाना, ज्ञान प्रदान करके कि देखो ये उचित है, ये अनुचित है। और क्यों ले जाना, ताकि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में तालमेल हो सके। आज समाज में बहुत संघर्ष है, कठिनाई है। क्यों कठिनाई है, क्यों संघर्ष है, क्यों वैमनस्य भाव है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को सामाजिक हित से ज्यादा वरीयता दे रहा है। मिलावट के सामान बेचे जा रहे हैं, भले ही 10 लोग मर जाए कोई दिक्कत, अपने को फायदा हो, सामाजिक हित पे प्रहार, व्यक्तिगत हित मिलना चाहिए। अभी कोरोना काल में कई लोगों ने नकली दवाइयां बेची, कई सारे लोगों की मौत हो गई जो दवाइयां उपलब्ध नहीं है। तो किसको, किस हित को वरीयता दे रहे थे, व्यक्तिगत हित को, किसके ऊपर, सामाजिक हित के ऊपर। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को वरीयता देगा तो समाज में शांति रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। अगर आप व्यापक दृष्टिकोण से देखोगे तो सामाजिक हित में ही आपका भी हित है। अगर मान लो दूध बेचने वाला दूध मिलाकर बेचे, व्यक्तिगत हित को वरीयता, डॉक्टर गलत दवा लिखे अपने व्यक्तिगत हित के लिए, सब लोग अपना अपना हित साधने लगे, तो समाज में कितनी कठिनाई पैदा होगी। इथिक्स दोनों में तालमेल करने की बात करता है, और तभी सुखद सामाजिक जीवन की, सुखद मानव जीवन की प्राप्ति हो सकती है। देन ओनली गुड ह्यूमन लाइफ इज पॉसिबल। तो इथिक्स में सारी बातें आ जाती है, ध्यान रखना। तो अगर कोई पूछ ले इथिक्स क्या है, बोलो कि मानव आचरण का मूल्यांकन करते हैं इथिक्स में। पूछा जाए मानव आचरण का मूल्यांकन मतलब, बोलो कि उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण करते हैं। सामने वाला पूछा अनुचित, अनुचित का मतलब, बोला कि मानव को कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा कहां पे, इथिक्स में। और किस आधार पे कोई कर्म उचित है, किस आधार पे कोई कर्म अनुचित है, इसकी विवेचना इथिक्स के भीतर होती है। कई प्रकार के सिद्धांत अलग अलग दार्शनिकों ने दिए हैं, अलग अलग ग्राउंड्स बताए, ये डिसाइड करने के लिए कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान इथिक्स, इस रूप में इथिक्स की महत्ता है। और सब जीवन के सभी क्षेत्रों में इथिक्स है। आज के समय में मेडिकल इथिक्स की बात हो जा रही है कि एक मेडिकल कर्मी को, चिकित्सा कर्मी को कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म। आज मीडिया इथिक्स की बात करते हैं, मीडिया कर्मी को कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। मतलब उन्हें पेड न्यूज नहीं दिखाना चाहिए, एक डॉक्टर को गलत दवा नहीं लिखनी चाहिए, गलत इलाज नहीं देना चाहिए, ये सुनो।
आज पर्यावरणीय एथिक्स की बात हो रही है, जीवन के सभी क्षेत्रों में आज एथिक्स की आवश्यकता है। आज इथिक्स का जो एक ब्रांच है अप्लाइड इथिक्स, वो वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो रहा है, प्रतिष्ठित हो रहा है। अगर मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स की बात हो, एक एडमिनिस्ट्रेटर को कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, ये बातें एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स के भीतर होंगी। और क्या आधार है, उन आधारों की चर्चा कर लेंगे। ये पहला पार्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, पेपर 4 का, जीएस का पेपर 4, एथिक्स इंटीग्रिटी ऑफ एटीट्यूड। दूसरा पार्ट है सत्यनिष्ठा। देखो आज की कक्षा का प्रयोजन है एक ओवरऑल तीनों शब्दों को समझ लो, और एक सिलेबस को आप गो थ्रू करोगे तो आपको एक झलक मिल जाएगी इन तीनों शब्दों से संबंधित। ये तीनों शब्द कहीं ना कहीं सारे चीजों से जुड़े हुए हैं। सत्यनिष्ठा का मतलब है इंटीग्रिटी, इसको बोलते हैं विचार में, वचन में, विचार, वचन और कर्म में संगति। इसको ऐसे कर लोगे सत्यनिष्ठा। ये विचार हो गया, वचन हो गया और कर्म, इन तीनों में अगर संगति बनी है तो हम कहेंगे इसके अंदर इंटीग्रिटी है, सत्यनिष्ठा है। कंसिस्टेंसी इन थॉट, स्पीच एंड एक्शन, कंसिस्टेंसी, ये सत्यनिष्ठा है। आज के डेट में इसकी भारी कमी है समाज में। लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, वचन कुछ और बोलेगा, कर्म कुछ और करेगा। कथनी और करनी में अंतर। अगर कथनी और करनी में समरूपता है, हम कहेंगे ये तो इसके अंदर इंटीग्रिटी है। कई लोग का विचार कुछ और है, कर्म कुछ और कर रहे, बात किसी और दिशा में कर रहे। लैक ऑफ इंटीग्रिटी दिखाई देती है समाज में। अगर विचार में, वचन में और कर्म में, मन, वचन और कर्म में कंसिस्टेंसी है, संगति है, जैसे गांधी को देखो, जैसा उनका विचार था उसी प्रकार से वचन भी बोलते थे, उसी प्रकार से कर्म भी करते थे। एग्जाम्पल देखो, गांधी सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे, सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, उससे संबंधित बात भी करते थे। जीवन में सत्य और अहिंसा का आचरण में भी था, उसी के अनुसार कर्म भी करते थे। आप देखोगे जब उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो चौरा चौरी कांड हो गया, और जैसे ही चौरा चौरी कांड हुआ यानी कि हिंसा हो गई तो उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि यह उनके विचारों से विपरीत था, उनके थॉट प्रोसेस से विपरीत था हिंसा। वो चूंकि सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे, उनका विचार था कि ये सत्य और अहिंसा उन्नत कोटि के जीवन के मूल्य हैं, उसी के अनुसार उन्होंने कर्म किया। तुरंत हिंसा हुई, रोक दिया आंदोलन को। तो आंदोलन का रोकना उनका सत्य और अहिंसा के प्रति कमिटमेंट को दर्शाता था। यह दर्शाता है कि उनके अंदर इंटीग्रिटी थी। मान लो सत्य अहिंसा की कोई बात करे और हिंसा हो रही है उसको भी सपोर्ट करे तो ठीक नहीं है। गांधी ने नहीं सपोर्ट किया, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का विचार कर लिया। यह दर्शाता है कि उनके अंदर इंटीग्रिटी थी। आज इसकी समाज में सख्त कमी है। आप किसी से बात कर लोगे, सामने वाला वचन देगा कि देखो आज हम आपको ये कर देंगे, शाम तक उस कर्म से विमुख हो जाए। आपने किसी से ये मान लो कोई चीज खरीदा, आपने डील कर लिया कि 100 रुपए में ये चीजें मिलेंगी, उसने सामने वाले ने आपको कमिटमेंट किया, वचन दिया कि ठीक है 100 रुपए में ये दे दूंगा। कोई आके उसको 150 रुपए देता है, सामान बेच देगा और आपसे झूठ बोल सकता है, गलत। तो जैसा उसका विचार वचन था वैसा कर्म नहीं है। तुरंत लोग लोभ के कारण बदल जाते हैं। थोड़ा सा लोभ बदलने में टाइम, और ऐसा समाज में खूब दिखता है। और चूंकि ये सारी चीजें हमें एडमिनिस्ट्रेशन में देखनी है, तो कई बार कोई होता है अपराधी को रंगे हाथों पकड़ता है अधिकारी, पुलिस अधिकारी, थाने में ले गया और बोलता भी है कि मैं इसको दंड जरूर दूंगा। अचानक कॉल आ जाता है ऊपर से कि ये अपना ही आदमी है, घूमता रहता है, इस टाइप से कई लोग हैं। ऐसा बहुत लोगों ने पाल रखा है, प्रेशर उस पुलिस अधिकारी के ऊपर। और कई बार पुलिस अधिकारी ऊपर के दबाव में आकर उस अपराधी को छोड़ देता है। हम कहेंगे इस पुलिस अधिकारी में कमिटमेंट नहीं है, इस पुलिस अधिकारी में इंटीग्रिटी नहीं है। इसको शब्द का इस्तेमाल करेंगे, लैक ऑफ इंटीग्रिटी है। अभी तुरंत कह रहा था कि इसको हम दंड दिलाएंगे, अचानक ये बदल के प्रेशर जैसे हुआ बदल गया ये आदमी। तो कई पुलिस अधिकारी, बहुत सारे पुलिस अधिकारी, उनके अंदर आला दर्जे का इंटीग्रिटी है। एक बार जो कमिटमेंट कर दिया, पकड़ लिया, तो उसको FIR करके ही छोड़ते हैं।
तो वो अपने तरीके से उसका प्रयोग करते हैं। कई बार लगता है कि कई बार अपराधी को पकड़ने के बाद वो पुलिस अधिकारी को धमकी देने लगता है कि मैं आपको सस्पेंड करा दूंगा और अब मैं आपका ट्रांसफर करा दूंगा, और अगर डर कर अधिकारी उसको छोड़ देते तो कहेंगे इसमें सत्यनिष्ठा नहीं है अधिकारी में, और निडर होकर पहले मोबाइल ऑफ करे, पहले एफआईआर करे और फिर आने दो जिसका कॉल आना हो। आपने एक बार बुक कर दिया तो कर दिया। कई अधिकारी इस लेवल पे काम करते हैं। हम कहेंगे इसके अंदर इंटीग्रिटी है। क्या है? और इंटीग्रिटी के कई प्रकार हैं। बौद्धिक सत्यनिष्ठा है, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा है। जैसे एग्जाम्पल देखो कि जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, इन सब में लैक ऑफ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी थी। इन लोगों ने अपने प्रोफेशन में बहुत उन्नति की, बहुत आगे बढ़े, बहुत इन्होंने पैसा कमाया, परंतु गलत तरीका अपना लिया, गलत तरीके से आगे बढ़े। इन्होंने जिस व्यवसाय को कर रहे थे उसके मूल्यों को, उसके नियमों को, दिशा निर्देशों को माना नहीं। बात तो बड़ी बड़ी करते थे परंतु मूल्यों के और मान्यताओं के जो दिशा निर्देश उसका उल्लंघन कर रहे थे। आज देखो उन सब की स्थिति क्या है, इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं सब। लैक ऑफ इंटीग्रिटी, इसको लैक ऑफ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी बोलते हैं। रामलिंगम राजू सत्यम कंप्यूटर का उदाहरण है। बहुत तेजी से वो कंपनी आगे बढ़ रही थी परंतु गलत तरीका अपना लिया। हम कहेंगे कि उसके अंदर लैक ऑफ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी थी। वो प्रोफेशनली कंपिटेंट तो था, अपने प्रोफेशन के टेक्निक से परिचित था, सब चीज कैसे आगे बढ़ाया जाता है, साधन गलत अपना लिया, तो हम कहेंगे इसमें लैक ऑफ इंटीग्रिटी है। तो ये सत्यनिष्ठा का पार्ट है। डिटेल से पढ़ेंगे, टॉपिक दो जगहों पे ये शब्द आ रहा है इंटीग्रिटी, डिटेल से पढ़ेंगे अब। और लास्ट वाला जो पार्ट है वह है एप्टीट्यूड्स। एप्टीट्यूड का मतलब अभिक्षमता। देखो एप्टीट्यूड जो शब्द है वह किसी विशेष व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित क्षमता और सामर्थ्य को दर्शाता है, जिसको हम भविष्य में साकारित कर सकते हैं, एक्चुअलाइज कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आप समझो, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं अभिक्षमता को। एक बार चाणक्य किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में उन्होंने कुछ बच्चों को नाटक करते हुए देखा। चाणक्य रुक गए। उन्होंने देखा एक बच्चा आपस में नाटक खेल रहे थे, एक बच्चा राजा का रोल कर रहा है और छोटे छोटे अन्य बच्चे अपनी समस्याएं बता रहे थे और वो बच्चा उन सबका समाधान कर रहा था, क्विक समाधान कर रहा था। चाणक्य ने अपनी पारखी नजरों से पकड़ लिया कि इस बच्चे में कुछ ना कुछ ऐसा है कि आगे चल के राजा बन सकता है। उन्होंने उसके परिवार से उस बच्चे को मांगा, बताया इसकी क्षमता के बारे में और उसको ले गए, ट्रेनिंग दिया, उसको ऐसा वातावरण दिया और बाद में नंद वंश को उखाड़ फेंका। वो बच्चा बाद में कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि आखिर चाणक्य ने उस बच्चे में क्या देख लिया, वो तो नाटक कर रहा था, सब छोटा बच्चा कुछ मिलकर नाटक कर रहा था। आखिर चाणक्य ने उस बच्चे में क्या देखा, क्या देख लिया कि इसमें राजा बन सकता है? क्या कहोगे? उसकी अभिक्षमता भांप लिया कि एक विशेष क्षेत्र में आगे बढ़ने की इसके अंदर क्षमता है, सामर्थ्य है। अगर इसको हमने ट्रेनिंग दे दी, वातावरण दे दिया तो भविष्य में तो राजा बनेगा। उन्होंने अपनी पारखी नजरों से इसका एप्टीट्यूड पकड़ लिया। इसके अंदर इसका एप्टीट्यूड राजा वाला एप्टीट्यूड है। राजा बनने की इसके अंदर अभिक्षमता, इसके अंदर सामर्थ्य है, क्षमता है इस विशेष क्षेत्र में, मतलब राजकीय क्रियाकलाप में आगे बढ़ने की विशेष क्षमता और सामर्थ्य। उसको वहां से पिक किया, ट्रेनिंग देकर राजा बना दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। यह ध्यान रखना। तो हमारी अभिक्षमता जो होती है, सामर्थ्य और क्षमता सभी क्षेत्रों में नहीं होती है। इसलिए पारखी लोग पकड़ लेते कि इसकी अभिक्षमता किस चीज में। जो तेंदुलकर के गुरु थे रमाकांत आचरेकर, उन्होंने उसको खेलते हुए जब देखा बचपन में तो भांप लिया, इसके अंदर तो सामर्थ्य है, क्षमता है क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने की। ट्रेनिंग दिया, प्रॉपर ट्रेनिंग, थोड़ी वातावरण दिया, बाद में महान क्रिकेटर बन गए। अगर वो आईएएस की तैयारी करते तो
सचिन तेंदुलकर कहां रहते, कितनी कठिनाई हो जाती है उनको। तो सारे लोगों की अभिक्षमता सारे फील्ड के लिए नहीं होती है, ध्यान रखना। आप में से कई लोगों के अंदर धावक बनने की क्षमता होगी, बट वो क्षमता कई बार हम दूसरे फील्ड में लगा देते हैं। हमारी सबकी क्षमता सभी क्षेत्रों में नहीं होती है, ध्यान रखना आप। और कई बार यह अभिक्षमता जो होती है ना, हम इसको विकसित करते, अर्जित करते। कई लोग कम पढ़ने वाले हैं, खूब मेहनत करके मतलब आईएएस बनने की क्षमता और सामर्थ्य विकसित कर लेते हैं धीरे धीरे, और बाद में वो ट्रेनिंग में जब जाते हैं तो आईएएस टाइप में हो जाते हैं, उस टाइप की चीजें डेवलप हो जाती है। ये अर्जित किया जाता है, एक्वायर्ड भी है, और इसमें दोनों पक्ष आता है। हम उसको और मजबूत कर सकते हैं, ध्यान करना। ये 3 महत्वपूर्ण पक्ष है। तो कोई पूछे अभिक्षमता किसे कहते हैं, तो बोलो अभिक्षमता किसी विशेष व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित क्षमता और सामर्थ्य को दर्शाता है, जिसको भविष्य में साकारित किया जा सकता है, जिसको ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग और वातावरण के माध्यम से, प्रशिक्षण और वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकारित किया जा सकता है, एक्चुअलाइज कर सकते हैं। ये अभिक्षमता है। तो ध्यान करना 3 शब्द। अगर कोई पूछे नीति शास्त्र क्या है, तो बोलो नीति शास्त्र में मानव के आचरण का उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण किया जाता है, कुछ आधारों पर निर्धारण किया जाता है। पूछे सत्यनिष्ठा क्या है, तो बोलो विचार में, वचन में और कर्म में संगति ही सत्यनिष्ठा है। सरलतम शब्दों में उसी को विस्तार देना होता है। और कोई पूछ ले अभिक्षमता क्या है, तो आप बोलोगे किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित क्षमता और सामर्थ्य, जिसे प्रशिक्षण और वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकारित किया जा सकता है, वह अभिक्षमता है, वो अभिक्षमता, एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड टेस्ट हर एक एग्जाम में अब लगभग हो रहा है। अब आईएएस का भी एग्जाम दोगे तो सीसेट देखोगे, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके माध्यम से आपकी अंतर्निहित क्षमता और सामर्थ्य का परीक्षण किया जाता है कि आप आईएएस बनने के योग्य हो कि नहीं हो। ये सारी बातें आती हैं। तो ये 3 शब्द है जिसको मैंने संक्षेप में समझाया। एक बारगी आप सिलेबस को गो थ्रू करोगे तो पहले टॉपिक में इथिक्स से संबंधित कई बातें आई हैं, दूसरे टॉपिक में एटीट्यूड, अभिवृत्ति से संबंधित बातें आई हैं, थर्ड टॉपिक में एप्टीट्यूड, अभिक्षमता संबंधित बातें आई हैं, चौथे टॉपिक में इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित बातों की चर्चा की गई है, 5वें टॉपिक में आपको नैतिक विचारक और दार्शनिकों का अध्ययन करना है, और 6ठे और 7वें टॉपिक्स में आपको कई प्रकार के ऐसे उपायों की विवेचना करनी है जिसके माध्यम से हम गलत कर्मों को, अनुचित कर्मों को रोक सके प्रशासन में। जैसे सिटीजन चार्टर है, अनुचित कार्यों को रोक सकते हैं। यहां पे आरटीआई है, सूचना का अधिकार है, कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी है, ट्रांसपेरेंसी है। ये बहुत सारे शब्दों का वहां पे हमें अध्ययन करना है, और वो उसमें से अधिकांश टॉपिक ऐसे हैं कि अगर उनको लागू किया जाए तो जीवन में अनुचित कर्म रुकेंगे और उचित कर्मों को प्रोत्साहन मिलेगा। टॉपिक नंबर 6 और 7 में। और 8वें नंबर के टॉपिक में केस स्टडीज है, जिसमें कई मुद्दों पर आपकी राय पूछी जाती है, आपकी अंतर्निहित बातों को जानने का प्रयास किया जाता है कि आपकी कितने अच्छे से आप समस्या को समझते हो और किस प्रकार से उसका निदान करते हो। ये बातें टॉपिक नंबर 8 में आती है। टोटल 250 नंबर का गेम है। बहुत अच्छे से इस गेम को कर सकते हो, बहुत कम समय में तैयारी होती है कंपेयर टू फर्स्ट 3 पेपर्स। पहला पेपर अगर 250 नंबर का तैयार कर रहे हो जीएस का, जिसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है और सोसाइटी से रिलेटेड बातें हैं, उसको तैयार करने में आपको 7-8 महीना लग सकता है। ये पेपर लगभग 45 से 50 दिनों में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। 250 नंबर का पेपर 50 दिनों के आसपास में। और लाभ कितना? निबंध में लाभ, इंटरव्यू में लाभ, जीएस के प्रथम पेपर में लाभ, सेकंड पेपर में लाभ। तो इस विषय को, और रोचक चीजें हैं इसके भीतर, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इस विषय में कंट्रोल कर लोगे, कमांड करके जाओगे। ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे फिर मिलेंगे अन्य संदर्भों में।
जहां 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 आवश्यकता होगी वहां मेरी उपस्थिति रहेगी आपके साथ। अभी आप मन लगा के पढ़ो, एक बार पूरी ताकत से पढ़ लोगे ना तो जीवन को बदल सकते हो, जीवन का रूपांतरण कर सकते हो, आप अपने मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और सिविल सेवा में आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है जहां आपको अवसर मिलता है सामान्य जनता के हित में काम करने का। और आप सभी अभी जीवन निर्माण के दौर से गुजर रहे हो, तो मन, वचन और कर्म से अपने विषय पे ध्यान केंद्रित करो और उसका ठीक प्रकार से अध्ययन करो। अध्ययन करने के साथ साथ लेखन का भी हमेशा प्रैक्टिस करते रहना। अगर आपने ठीक से प्रमाणिक ग्रंथों का अध्ययन किया, अच्छे टीचरों को आपने सुना और खूब प्रैक्टिस करते रहोगे तो सफलता कोई बहुत कठिन काम नहीं है। लोग हर एक मोड़ पे गलत दिशा ले लेते हैं, परिणाम स्वरूप सफलता छिटक जाती है। आप सारे लोग ठीक से पढ़ो, जहां आपकी जरूरत होगी मेरी उपस्थिति रहेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।